हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास एक चैप्टर है भाई, जिसे हम बोलते हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है और हमारी वन शॉट वीडियो है। ठीक है, देखो भाई, ये जो हमारे जो वन शॉट वीडियो है, पहले इसके अंदर समझो कि मेरे पास है क्या क्या। ठीक है, देखो सबसे पहले जो मेरे पास चैप्टर है ईट मन के तथा भाई, जिसको पूरी डिटेल वीडियो देखनी है उसको मैंने अपलोड कर रही है डिटेल वीडियो। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले हमें इस चैप्टर में एक वर्ड मेरे पास है, इसको बोलते हैं मतलब कि संस्कृति बोलते हैं इसको। कि संस्कृति का मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली बोले कि भाई संस्कृति क्या होती है, तो कह रहे कि पुरातत्वविद। ठीक है, संस्कृत, देखो भाई पहले समझो कि पुरातत्वविद कौन होते हैं। वो व्यक्ति जो इतिहास के बारे में खोज करते हैं। ठीक है, जो पुरानी चीजों के बारे में खोज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद बोलते हैं। ठीक है, कह रहे संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तु मतलब पुरानी वस्तु, ठीक है, कि ऐसे समूह, मतलब कि पुरानी वस्तु के बहुत सारे समूह एक साथ जोड़ के, ठीक है, पुरानी वस्तु के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, जो किसी एक प्रकार के होते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर चमकने वाली जितनी वस्तु मिली सारी एक जगह रख दी। ठीक है, बिना चमकने वाली जितनी वस्तु है सबको एक जगह रख दी। पत्थर पे जानवर बने हुए ऐसी सारी वस्तु एक जगह रख दी। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, कह रहे शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष कालखंड, ठीक है, किसी भी एक समय के होते हैं वो। ठीक है, तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध में पाए जाते हैं और किसी एक जगह पाए जाते हैं। ठीक है, एक जैसी वस्तु हो एक जगह पाई गई हो, ठीक, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, मतलब संस्कृति बोलते हैं। मेरे पास भाई अगली बात करते हैं, मेरे पास है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहे कि प्राचीन भारत की सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई। समझ रहे हो, देखो जब भी बोल दो ना संस्कृति, तुम क्या समझोगे भाई, कि पुरानी वस्तु है जो एक जैसी है एक जगह पाई गई है, उसी को बोल रहा हूं। जब जब मैं बोलूं संस्कृति, क्या समझना है, कि पुरानी वस्तु एक जैसी एक जगह पाई गई है। ठीक है, कह रहे कि यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया है। ठीक है, हड़प्पा में पाई गई इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता बोल दिया। ठीक है, फिर कह रहा हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, भाई प्रांत का मतलब राज्य होता है, ठीक, जिसको बोलते हैं मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो मैंने बताया भाई मेरे पास ना हड़प्पा कहाँ पे, पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान में एक पंजाब है, वहां पे उसका ना एक रावी नदी है, उसके बाएं तट पे ठीक स्थित है। कह रहा लगभग 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच कह रहा इसका काल निर्धारित किया गया, मतलब कि ये बताया गया ये जो शहर था ना वो 2600 से 1900 के बीच का था ये काल। ठीक है, फिर इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता को क्या बोलते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। फिर भाई अगला मेरे पास है, कह रहे कि इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर निर्धारित किया गया। सबसे पहले बोलते हैं भाई कितना बड़ा था, तो 12,99,600 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर निर्धारित किया गया, जो अब 15 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभवित है। ठीक है, पहला 12 लाख था, अब 15 से 20 के बीच में बताते हैं इसको। ठीक, फिर सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो हमारे पास का जो सिंधु है ना, देखो सिंधु घाटी के आसपास का एरिया है, इसलिए उसको मतलब कि बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हड़प्पा सभ्यता उसको बोला जाता है। ठीक है भाई, मेरे पास जो अगली बात इसकी है, कह रहे कि सिंधु सभ्यता में महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर, भाई दो जने हैं, एक मेरे पास है महादेवन, दूसरे मेरे पास है विश्वनाथ, इन्होंने शोध किया। शोध का मतलब मेरे पास कभी एक्सपेरिमेंट होता है, क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट के आधार पर 2467 अभिलेख, मतलब कि 2467 अभिलेख, भाई अभिलेख का मतलब क्या होता है, लिखी हुई चीजें मिली है, बात सुना रही है। फिर 2467 अभिलिखित सबूत मिले। ठीक है, अभिलेख मिले हमारे पास। ठीक, फिर जिनकी संख्या अब 3000 के आसपास, देखो पहले 2400 कुछ मिले थे, अब कितने मिल गए, अभी तक वो 3000 और के, बस हमारी वाली। फिर भाई कुछ बातें जो तुम्हें समझनी है। ठीक है, तो मेरे पास कह रहा है हड़प्पा संस्कृति काल, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, मेरे पास कब से भाई 2600 से लेके 1900 ईस्वी तक चलिए। ठीक, अब ना कुछ बातें समझनी है। सबसे पहला मेरे पास है ये कितने चरण में बटी है। सबसे पहला मेरे पास है पहला चरण, देखो हमारे पास हेडिंग है कि हड़प्पा संस्कृति का भाग या फिर चरण, कितने भाग में हड़प्पा सभ्यता बटी हुई है।
पहला मेरे पास है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाली, ठीक है। दूसरा है विकसित। विकसित का मतलब क्या है, जब उसका विकास हो रहा था। मान लो तुम्हारा रोड बन रहा है, ठीक है, तो जब बन रहा है उसको बोलते हैं विकास हो रहा है, ठीक। इनमें बस विकसित है, विकसित का मतलब विकास हो चुका है, ठीक है। विकसित का मतलब क्या है, विकास हो चुका है। तो कह रहे कि विकसित हड़प्पा संस्कृति, ठीक। मेरे पास तीसरा जो है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। परवर्ती का मतलब है बदल रहा है, ठीक है। जब जब तुम्हारी जो हड़प्पा संस्कृति जब बदल रही थी उस समय क्या बोलते हैं भाई, परवर्ती बोलते हैं, ठीक। सबसे पहला भाई तुम्हें कुछ कुछ बात समझ, अगर B.C. लिखा हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, ठीक है। अगर तुम्हारे ऐसा लगे ना ई, ठीक है, और पू, ई मतलब बड़ी, और मेरे पास भी बड़ा बड़े की मात्रा के साथ पू लगा, इसका क्या बोलते हैं ईसा पूर्व, मतलब कि क्या इसका ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, ठीक है। मेरे पास अगर ऐसा आ गया सिर्फ ई लिखा हुआ है, सिर्फ मेरे पास क्या भाई, अगर सिर्फ ई लिखा हुआ है ना, इस हम क्या बोलेंगे, ईसा मसीह के जन्म से जन्म वर्ष, ठीक है, जब ईसा मसीह पैदा हुआ ना उस टाइम। फिर मेरे पास अगला है जो BP है, ठीक है, आज से पहले, ठीक है, अभी से पहले जो है ना उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास है हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें ना, तो मेरे पास कह रहे कि सबसे पहले एक नोट है हमारे पास, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कह रहा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 1922 में दयाराम साहनी, ठीक है। दूसरा रखालदास बनर्जी, और मेरे पास क्या है, और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व का मतलब ये लीडर थे उस टाइम, इन्होंने खोज करवाई है, ठीक है। इन्होंने देखा भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो है, ठीक। तो अब क्या है कि इनके कुछ ना कुछ के हिसाब से यहाँ पे क्या है, एक अजीब चीज मिली, और वही पास क्या भाई, हड़प्पा सभ्यता। पास हमारी जो हड़प्पा सभ्यता हमारे पास क्या है, ये यहाँ से मिली है, ठीक है। 3 जने नाम रख चले, दयाराम साहनी है, रखालदास बनर्जी, फिर मेरे पास क्या सर जॉन मार्शल है, ये 3 जने, इनके नाम याद कर लेना। फिर मेरे पास कह रहा है कि 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच, सुनो मेरे पास क्या कह रहा है कि 1856 मतलब 1856 में कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। तो उत्खनन मतलब कि खुदाई के समय उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला। अचानक से ना हड़प्पा की पुरानी सड़कें वगैरह मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में, अगर अभी बात करें भाई कि हड़प्पा कहाँ है, मेरे पास कहाँ भी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। फिर करके उन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया, और जो कर्मचारी वहां पे गड्ढा खोदे थे उसे खंडर समझ लिया, ठीक। और यहाँ के हजारों ईंट उखाड़कर यहाँ से लेके, और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया, लेकिन यह नहीं जान सके कि यह कोई, हाँ भाई कह रहा कि यह कोई सभ्यता थी। भाई सभ्यता ना मतलब यहाँ पे कोई सभ्य लोग रह चुके हैं, बात समझ आ गई, ठीक है। फिर हाँ भाई देखो उसके बाद अगला फिर कुछ बातें और हैं मेरे पास करेगी। उस समय जॉन वाटरन और विलियम वाटरन, 2 जने थे भाई, जॉन वाटरन है, मेरे पास लगा है विलियम वाटरन, दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया। उन्होंने बोला भाई यहाँ पे कोई सी महत्वपूर्ण सभ्यता हो सकती है, ठीक है। फिर कह रहे लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया गया, लेकिन क्या भाई फिर भी ना वहां पे मतलब कोई सी खुदाई वगैरह नहीं की गई, बस हमारी वहां पे कोई भी खुदाई का काम चालू नहीं किया गया। फिर बस कह रहे कि 1920 से लेके 21 में मधो स्वरूप वत्स, ठीक है, पहला नाम ये है मधो स्वरूप वत्स, दूसरा मेरे पास है दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया, ठीक है। उसके बाद क्या हो भाई, देखो ये 2 लोग आए, ठीक, इन दोनों ने क्या किया, देखो पहले का नाम क्या है, मधो स्वरूप वत्स है, दूसरे में उसका भाई दयाराम साहनी, ये दोनों आए, इन दोनों ने वहां पे खोजना शुरू किया, गड्ढा किया इन्होंने वहां पे, ठीक है। फिर अगली बात मेरे पास आती है, सुनो, फिर क्या कि 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया। फिर क्या हुआ भाई, 1922 में क्या हुआ, मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया, मतलब कि जब खुदाई वगैरह करते हैं ना तो मेरे पास क्या नए नए जगह निकलते हैं, क्या जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना जिले, ठीक है, में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक। भाई उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करी, ठीक है। किसने कहा भाई, रखालदास बनर्जी ने किया, याद रखे चलना, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, ठीक है। ऊपर बता चुका हूं हड़प्पा की खोज में तीनों सम्मिलित थे, ठीक है। तो कह रही रखालदास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित भाई कृष्ण युगिन, ठीक है, मतलब कि कृष्ण के युग के अलग कह रहा कि बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। भाई उन्होंने क्या, जो बौद्ध थे ना, जो बुद्ध भगवान थे, उनके जो भी क्या कि स्तूप वगैरह थे, उनके जो मंदिर वगैरह थे, उन सब की खोज कर रहे थे, ठीक है। फिर
मेरे पास ना कुछ करी कुछ इंपोर्टेंट बात है, कह रहा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, जहाँ पे मरे मरे लोग रहते थे, ठीक है, जहाँ पे ना क्या है कि जो लाश वगैरह था ना वो चीजें, इसको बोल सकते हैं मुर्दों का टीला, ठीक है, प्रेतों का टीला, सिंध का बाग, ठीक है, सिंध ना, फिर जब मेरे पास मतलब कि नकल स्थान, बस में आ गई। तो ये चीजें इनके नाम है मोहनजोदड़ो को और क्या क्या बोला जाता है, ध्यान रखे चलो। अगर इन समय से कुछ भी आ गया ना तो तुम्हें क्या समझना है भाई कि मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ रहा है वो, ठीक। फिर कह रहे इन दोनों उत्खनन के कह रहे कि इन दोनों उत्खनन के बाद कौन कौन से, एक तो हड़प्पा सभ्यता, दूसरा मोहनजोदड़ो, ठीक। इन दोनों उत्खनन के बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक मतलब कि भारत का कोई पुरातात्विकता सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल, ठीक है, क्या नाम है देखो, जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा करी। उन्होंने क्या बोला भाई, एक ना हमें नई सभ्यता मिली है, ठीक है, तो उन्होंने नई सभ्यता खोज की घोषणा की। फिर करेगी सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया भाई, एक लंदन वीकली नामक एक पत्रिका थी, ठीक है, मतलब कि पत्र वगैरह थे, उसमें इसका नाम डाल दिया, क्या नाम डाला भाई, सिंधु सभ्यता का नाम दिया इसको, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया, ठीक। फिर देखो मेरे पास अगला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? अभी कह रहे कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी, ठीक। यह इलाका उपजाऊ था, मतलब जब भी कोई सा जगह अगर नदी के साइड में होता है ना, इलाका बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। फिर कह रहे कि हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे, जो हड़प्पा के लोग थे ना वो सारे भाई यहाँ पे क्या है, खेती किया करते थे, ठीक है। फिर हम अगली बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। लिपि का मतलब पता क्या, लैंग्वेज क्या थी वहां की, ठीक। तो भाषा क्या थी वहां की, कह रहे कि सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में वेडेल ने, ठीक है, तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, ठीक है, गणपत सिंह धान्या, फिर राजा राम, ठीक है, इन सब ने क्या की ना वहां की भाषा पढ़ने की कोशिश करी है। लेकिन अभी तक सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, जो सिंधु जो लिपि थी ना उसको क्या अभी तक क्या पढ़ा नहीं गया। फिर कह रहे कि लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले, ठीक है। मेरे पास कह रही जो लिपि थी ना, जिस भाषा में लिखा गया पत्थर के ऊपर, वो मेरे पास कहाँ मिला भाई, सबसे ज्यादा मेरे पास मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा कहाँ मिला भाई, मोहनजोदड़ो, दूसरे नंबर पे हड़प्पा से मिले। कह रहा लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से मिले, ठीक है, तो सबसे बड़े बड़े अक्षर मिले ना वो कहां से मिले भाई, धोलावीरा से मिले, जिसे नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना गया, ठीक है। इतना बड़ा लिखा था ना कि उसको बोलते भाई ये नोटिस बोर्ड है, ठीक, इसको क्या है, नोटिस बोर्ड बोला गया। फिर मेरे पास अगला कह रहा है कि सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है, ठीक है, भाव चित्रात्मक भाई इसमें ना मतलब कि कुछ कुछ भाव मतलब स्पष्ट कर रखे हैं, भाव चित्रात्मक मतलब क्या है, उसमें भावना लिख रखी है, ठीक है। फिर सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक चित्र की सहायता से उसमें अपने भाव प्रकट कर रखे हैं, ठीक है। फिर कह रहे कि अर्थात चित्रों के माध्यम से भाव को अभिव्यक्त करना, ठीक है। फिर कह रहे कि सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती है, ठीक है, इसलिए इसे बुस्ट्रोफेदने कहा गया है। बस में आ रही है, सुनो, जैसा होता है ना कि हिंदी जैसे लिखते हैं उधर, उर्दू जैसे उधर, ठीक, जो मेरे पास हिंदी भाषा है कैसे लिखते हैं भाई, हिंदी हमारे पास है कहाँ, उल्टे से सीधा, ठीक है, और उर्दू सीधे से उल्टा, ठीक। तो इस तरीके से इसको दोनों तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भाई अगला मेरे पास है, कह रहे कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। सबसे पहले मैं कह रही सेल खड़ी प्रस्तर एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार के, हाँ भाई, आकार और प्रकार की मोहरें, और बहुत ही अलग अलग प्रकार की मोहरें वगैरह बनी है, जिनमें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख है, ठीक। इसमें आयताकार बहुत सारे भाई, तो आयत पता ना आयत कैसा होता है, डब्बे से जैसे ईंट होती है ना उसे आयत बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि चलो एक पेज फाड़ लोगे ना, जो एक पेज तुम्हारा होता है, जैसे एक तुम्हें सीधे नहीं खींचे ऐसे, ठीक, जैसा पेज होता है ना ऐसा करके ऐसा, ठीक, इसमें क्या बोलते हैं भाई, इसको आयताकार बोलते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास अगला है, अच्छा वर्गाकार पता है, वर्ग के आकार का स्क्वायर, ठीक, मेरे पास देखो जैसे ईंट पेज कैसा होता है, पेज ऐसा लंबा सा होता है, ठीक है, और जो ईंट कैसे मतलब कि जो वर्गाकार है ना वो चौकोर होता है ऐसा करके, चारों तरफ उसके बराबर होते हैं, ठीक है, उसके क्या चारों तरफ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। जो भी वीडियो देखिए ऐसे देख लेना, ये तुम्हारा वर्गाकार है, आयताकार वाला है,
और वर्गाकार के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयताकार में सामने सामने के बराबर होते हैं, और जो वर्गाकार है उसके चारों तरफ बराबर होते हैं। ठीक है, फिर कह रहे कि आयताकार पर केवल लिखे मिलते हैं, जबकि वर्गाकार पर लिखे और चित्र दोनों मिलते हैं। आयताकार पे ना इस ऐसे वाले वार्ताकार पे, ठीक है, जैसे जो तुम्हारा पेज का साइज है उस पे क्या भाई तुम्हारे पास सिर्फ लिखे मिलते हैं, लेकिन जो ये वाले मेरे पास जो वर्गाकार है उस पे क्या है, लिखे तो मिलेंगे, चित्र भी बने हुए मिल जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहे कि मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली है। भाई जो मेसोपोटामिया की जो 5 प्रकार की जो बेलन, मतलब कि बेलन के आकार की मोहर थी, वो कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है। तथा फारस से बनी हुई संगमरमर की मोहरें लोथल से मिली है। ठीक है, देखो मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें कहां से मिली भाई, मोहनजोदड़ो से, और फारस की बनी हुई जो संगमरमर की जो मोहरें वो कहां से मिली, लोथल से मिली है। ठीक है, फिर मेरे पास इसके आगे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता, ठीक है, कौन कौन से, कह रहे कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन के मुख्य 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, मतलब कि 4 प्रकार से, देखो मेरे पास पहला क्या है, पहले को बोलते हैं प्रोटो, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रोलैड बोलते हैं। ठीक है, दूसरे पास है भूमध्य सागरीय, तीसरे पास है अल्पाइन, चौथा मेरे पास है मंगोलियन। ठीक, ये 4 मेरे पास है कि इसके मतलब कि निर्माता, मतलब इन चीजों से मिलके पूरी पूरी बनी है सिंधु सभ्यता। ठीक, फिर कह रहे कि इसके आधार पर हम कह रहे इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है, इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ को माना गया। ठीक है भाई, ये जो हमारे पास है कह रहे इसका संस्थापक द्रविड़ को माना जाता है, जो बाद में दक्षिण भारत में पालन कर गए। द्रविड़ एक व्यक्ति था, ठीक है, जो बाद में क्या है भारत की तरफ आ गए थे वो। ठीक, फिर मेरे पास अगला है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, जो तुम्हारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं तुमसे देखो ऐसा बोल दूं कि तुम्हारे पास मोबाइल है, उस मोबाइल के तुम्हें फीचर्स बताने हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, विशेषता। जैसे मोबाइल के फीचर्स होते हैं ना, वैसे मेरे पास क्या है, हम अब सिंधु घाटी की क्या पढ़ रहे हैं भाई, विशेषता पढ़ रहे हैं। मेरे पास पहला है कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, मेरे पास क्या, इसमें कांस्य वगैरह का उपयोग क्या ज्यादा होता था। ठीक, तो इसमें बहुत कांसा चला है। ठीक, कांसा एक प्रकार की धातु होती है। ठीक, दूसरा भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक। ठीक, भारत के इतिहास में सबसे जो पहला मेरे पास जो क्रांति हुई है, इसका एक सिंबल है, एक प्रतीक है, एक निशानी है। ठीक है, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है। भाई इससे पता लगता है कि भाई पहले लड़ाई बहुत हुई थी। ठीक, पहले बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, इन बातों से हमें पता लग जाता है। ठीक, नेक्स्ट मेरे पास अगला कह रहा है कि व्यापार व वाणिज्य। भाई व्यापार, और देखो व्यापार का मतलब क्या होता है, वस्तु को खरीदना बेचना। वाणिज्य का मतलब होता है वस्तु को खरीदने बेचने के बाद पैसों का क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, बेचने के बाद क्या क्या काम करते हैं, मान लो इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, वैसे इंश्योरेंस पर होता था एक जगह से, मान लो ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, इन सबको क्या बोलते हैं, वाणिज्य बोलते हैं। ठीक, गतिविधियों में महत्व उस टाइम ना ये सब था, मतलब इंश्योरेंस वगैरह नहीं था, लेकिन शर्तें होती थी। ठीक है, कि भाई अगर मेरा सामान खराब हो तू पैसे देगा, कहता वो बोलता हाँ मैं दे दूंगा, इस तरीके से। अगला जीवन के प्रति शांतिवाद दृष्टिकोण था। ठीक, इसका मतलब क्या है कि उत्खनन में ना तो हथियार औजार कह रहा, ना ही रक्षात्मक हथियार जैसे कि ढाल कवच आदि। ठीक है, इसमें क्या भाई ये सारे नहीं मिले थे। ठीक है, फिर मेरे पास नेक्स्ट है, कह रहा है कि जीवन के प्रति समष्टिवाद दृष्टिकोण। समष्टिवाद दृष्टिकोण मतलब क्या है, इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर, ठीक है, धोलावीरा एवं जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, फिर जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन। ठीक है, ये सारे मेरे पास देखो यहाँ पे वही कह रहा है, जीवन के प्रति समष्टिवाद दृष्टिकोण था, मतलब कि जीवन को लेके बहुत ही थे वो, मतलब कि ना उनको चिंता थी अपने जीवन की। इससे तो तुमने देखा भाई वहां पे क्या क्या चीजें बना रखी थी, उनके घर वगैरह कैसे थे, सब कुछ नहाने वहाने का सब कुछ का माहौल था वहां पे। ठीक है भाई, ये ना उसको पता लगा जिसने पूरी डिटेल वीडियो देखी है। ठीक, फिर मेरे पास अगला है, कह रहे कि सेंधव वासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भाई वहां के लोग किससे परिचित नहीं थे, लोहे से। उनको लोहे के बारे में पता ही था कि लोहा क्या होता है, तो कह रहे परिचित नहीं थे। उल्लेखनीय है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब कि जिसको साक्ष्य मतलब सबूत होता है। ठीक है, कहां से मिला है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले। भाई पता ना यूपी में एक जिला है एटा। ठीक है, तो वहां के एटा जिले के अंतरजीखेड़ा से मिले। बस हमारी, तो कह रहे उत्तर प्रदेश के एटा जिला अंतरजीखेड़ा से मिलता है, तो वहां से इसका सबूत मिला है कि जिसका समय
1050 ईस्वी पूर्व था ना, ईसा मसीह के जन्म से इतना पहले, ठीक है, के आसपास स्वीकार किया गया। मतलब कि मानते हैं ये कितना पुराना भाई, मतलब कि 1050 ईस्वी पूर्व है, ठीक। अगला मेरे पास है, सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे, उनको पीतल के बारे में नहीं पता, उन्हें सिर्फ कांसे के बारे में पता, ठीक है। कांसे करके मेरे पास धातु है, ठीक है, पास में आ रही है। फिर भाई हम अगली बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। इसका मतलब है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें स्पेशली कहां से मिली है, ठीक है। तो मेरे पास करेगी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत, पहले मेरे पास करेगी आवास, वहां के जो लोग रहते ना वहां से। मेरे पास अगला है मृदभांड, पता क्या होता है मृदभांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन, ठीक है। अगला है आभूषण, आभूषण के बारे में पता है ज्वेलरी वगैरह, औजार, ठीक है, और मोहरे, मोहरे होता है ना क्या, एक सिक्का सा होता है उसको किसी न किसी की मोहर लगी होती है, ठीक है, कोई ना कोई मोहर लगी होती है। फिर अगला व्यवस्था इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के, ठीक। इमारतें वगैरह जो थी ना, इमारत और क्या जो खुदाई से जितने भी सिक्के मिले वो सारे, ठीक है। फिर भाई हमारे पास अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। भाई तुम्हें ना ये सारे याद होने चाहिए, ठीक। तुम्हारे पास इसके एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू तुम्हारे पास ऐसा देख, मान लो कि ऐसा लिखा है कि निम्न में से, ऐसा लिखा है कि निम्न में से कौन कौन से, मान लो ऐसा तुम्हारे पास पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है। बोलेगा निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल नहीं है। तुम्हें 4 नाम देंगे, चारों में से जो नहीं होगा तुम्हें उस पर टिक लगाना होगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर तो इसके एमसीक्यू बन सकता है किस तरीके से, पहले पास है नागेश्वर, जिसको क्या बोलते हैं गुजरात बोलते हैं, बालाकोटा पाकिस्तान बोलते हैं, चुनदड़ो उसे पाकिस्तान में, ठीक है। फिर जो अगला मेरे पास है भाई तो बोलते हैं कोट दीजी पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ हरियाणा, ठीक है। इन बातों को याद कर लेना। फिर मेरे पास अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला, ठीक है। भाई नगर कैसे बनाए गए थे, ठीक है, और वहां का क्या, वहां की वास्तुकला क्या थी, ठीक है, मतलब कि लोग कपड़े वगैरह कैसे पहनते थे, रहन सहन उनका कैसा था। पहला नगर योजना थी वहां पे, ठीक है, भवन का निर्माण हो रखा था, सार्वजनिक भवन थे वहां पे, मतलब कि ना लोगों के रुकने के लिए मकान थे, उसमें सारे लोग एक साथ रहते थे, ठीक है। फिर विशाल स्थान, भाई बहुत ही बड़ा उसमें नहाने वाला घर था, ठीक। तुम्हें बताना पड़ेगा इसके बारे में, ये सिर्फ तुम्हारे सिर्फ रिवीजन के लिए सारे पॉइंट, ठीक है, सबको तुम्हें आगे पॉइंट करके इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेना। मेरे पास अन्न भंडार था, ठीक है। मेरे पास क्या है जल निकास प्रणाली, घर के दीवार के साइड में से नालियां बना रखी थी पानी के बाहर निकलने के लिए, ठीक। फिर मेरे पास अगला है कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, ठीक है। तो भाई देखते हैं पास नगर योजना क्या है। सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता की बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, ठीक है। फिर भाई हम इसमें दोनों भागों के बारे में बात करें, मेरे पास पहला है इसको बोलते हैं दुर्ग, ठीक है। दुर्ग का मतलब क्या था, ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी, दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, ठीक है। फिर दुर्ग पर बनी संरचनाओं का, ठीक है, प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था, मतलब कि दुर्ग पर बनी जितनी भी चीजें थी ना, ठीक है, दुर्ग पे बनी जितनी चीजें थी वो क्या है कि सार्वजनिक प्रयोग, मतलब कि लोगों के प्रयोग के लिए थी वो। दूसरी बात मेरे पास क्या है निचला शहर था, दुर्ग का मतलब उचला शहर था जो चबूतरे के ऊपर बना था, ठीक। दूसरा मेरे पास क्या है निचला शहर, ठीक है। तो भाई तुम देखो इससे पहला पॉइंट है और बाकी तुम्हें सारे पॉइंट पता होने चाहिए कि वहां का स्नान घर कैसा था, ठीक है, वहां की नालियां कैसी थी, तुम्हें सारी बात पता होनी चाहिए। फिर मेरे पास कह रहा है कि निचला शहर के बारे में बात करते हैं। क्या निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मतलब जहां पे लोग रहते हैं इन सबको उदाहरण देते हैं। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था, इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब होता है अलावा, ठीक, कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है जो दुर्ग है, ठीक है, दुर्ग को तो ठीक है हम मानते भाई बनाया था, ठीक, दुर्ग मेरे पास ऊपर था, लेकिन अगर हम अगली बात पे है ना कि भाई हम अगर ऐसा बोले कि चलो दुर्ग तो ऊपर बना हुआ है, लेकिन निचले शहर में भी कुछ कुछ क्या थे भाई ऊपर बने हुए थे, ठीक है। हम अगली बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के सड़कों और गलियों की विशेषता, ठीक है। तो मेरे पास है कह रहा है कि समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई, पता है समकोण कैसा होता है, पता है इसको समकोण क्या होता है, ठीक है, हो नहीं था ऐसा सीधा गया ऐसा काट दिया, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ऐसा सीधा गया फिर क्या ऐसे काट दिया, ठीक। जो वीडियो देखा देख लेना, ऐसा करके ऐसे काटती हुई जाती थी, ठीक। फिर कह रहे समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें जिसके कारण पूरे नगर
क्षेत्र विभिन्न आयताकार एवं खंडों में विभक्त हो गया है। ठीक है, कह रहा है कि जिसे जाल पद्धति या फिर ऑक्सफोर्ड पद्धति या फिर चेस बोर्ड पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास भाई अगला है, कह रहा है कि सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। जो सड़क बनती थी किससे बनती थी? मिट्टी से बनती थी। ठीक है, तो मेरे पास कुछ बातें नोट में, कह रहा है कि बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहिए के निशान मिलते हैं। ठीक है, बनावली में ना अभी भी सड़कों पे गाड़ी के पहियों के निशान मिल जाते हैं। ठीक, एवं सड़कों को पक्की करने के प्रयास के भी साक्ष्य कालीबंगन से। ठीक है, सड़क को पक्की करने के लिए ना उस पर क्या है कि पत्थर के रोलर चलाते थे। बस मारिए, जो पत्थर के रोलर होते हैं ना, वो ऐसे के मतलब पत्थर बांध दिया उसके लुढ़का जा रहे हैं, ऐसा बना रखा था। फिर मेरे पास अगली बात है, कह रहे कि सड़क के किनारे, देखो कह रहे हैं सड़क के किनारे किनारे में पानी के निकास के लिए नालियां बनाई थी। जैसा अभी बनी है ना सड़क है, उसके किनारे किनारे तुम्हें नाली दिख जाएंगी, तुम्हारी गलियां भी बहुत सारी होगी। ठीक है, कह रहा नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। भाई नालियों को ढकने की व्यवस्था अभी भी होती है, पहले भी होती थी। कह रहा नालियों को फर्श से ढका जाता था। ठीक है, नालियों उसके ऊपर ना एक हल्की सी फर्श पटिया, ठीक है, वो लगाई जाती थी। फिर नालियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप होता है या जिसमें गंदगी रुकती थी। पता ना, नाली बनी हुई है, ठीक, एकदम से जाले लगे हुए, जाले में सारी गंदगी रुक जाती है, सारा सिर्फ पानी पानी जाता है। फिर कह रहा पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। नाली वगैरह थी ना, उसमें क्या है पक्की ईंटों का जो प्रयोग बहुत सारे किए गए थे, जिससे क्या है कि नाली के साथ मिट्टी बहना जाए कहीं। ठीक है, फिर बस अगला है हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें भवन के निर्माण कैसे थे। ठीक भाई, हर एक के बारे में बताऊं थोड़ा डिटेल में कर लेने से। सबसे पहला मेरे पास है कि हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी। जैसा आंगन वैसा ही घर। ठीक है, कि जिसमें शौचालय, स्नान घर, रसोई घर, ठीक है, वैसे मतलब कि शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त कमरे भी मिले हैं। ठीक, हर चीज के अलग कमरे अभी मिलते हैं ना, लोग घर में मंदिर अलग है, सब कुछ क्या अलग अलग मिलते हैं। तो वही चीज है, कह रहे कि मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी, पिलर बनाते थे। ठीक है, सड़कों के किनारे मकान बने थे जिनसे मतलब कि सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। ठीक है, सड़कों भी मकान बना के थे, उससे भी सारी बातें हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अगला है, कह रहे कि मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। ठीक, मकान के दरवाजे सड़क की तरफ खोलते थे। कह रहा मकानों में प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खोलते थे। ठीक है, कह रहे कि मकान के जो भी तुम्हारे प्रवेश द्वार थे ना, वो मुख्य मार्ग की तरफ नहीं थे, गली के अंदर खुले होते थे वो। ठीक है, फिर जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रहा होगा। ठीक है, मतलब कि अब रहा जाए। फिर मेरे पास अगला है, कह रहे कि सड़कों के किनारे किनारे पर पानी की निकासी के लिए नालियां बनी होती थी। ये वाली बातें बता चुका हूँ। नालियों को ढकने के लिए व्यवस्था होती थी, ये वाली बातें बोल चुका हूँ। बस अगला है, नालियों को फर्श से ढका था। ठीक है, नालियों में ये सारी बातें बता दी। ठीक, फिर बस अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन कैसे थे। जो हड़प्पा सभ्यता है वहां के सार्वजनिक भवन, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे लोग रहते ना, उनके भवन कैसे थे। सबसे पहला कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया था, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने होते। देखो, सार्वजनिक भवन का मतलब जहाँ पे बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं। ठीक, और जो दूसरा मेरे पास है व्यक्तिगत आवास। व्यक्तिगत आवास में एक मकान में सिर्फ एक फैमिली, ठीक है, एक मकान है उसमें सिर्फ एक फैमिली रहती थी। फिर यानी कि उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिलते हैं। भाई जब खुदाई की थी ना, उस टाइम क्या है कि जो देखो कह रहे कि उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष सबूत मिलते हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, मोहनजोदड़ो से भी एक अवशेष मिला है जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। ठीक है, कह रहे कि यह स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचय है। ठीक है, ये स्मारक जो हमें मिला है, जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ाई है, उस टाइम के बारे में बताता कि भाई ऐसी बातें भी हुई थी। फिर कह रहे कि यहाँ पर ही 71 मीटर लंबा व इतना ही बड़ा चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसमें 20 स्तंभ है। इसके अंदर 20 खंबे लगे हुए थे। बात में आ गई। फिर इसके बाद मेरे पास अगला है, देखो हाँ भाई, इसमें मेरे पास कह रहा है कि एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन,
सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता होगा। ठीक है, एक ना तुक्का अगर हम भिड़े मतलब अनुमान के हिसाब से लगाएं तो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो सारे काम होते हैं जैसे मतलब कि धर्म से संबंधित हो, कोई सी प्लानिंग बनानी हो, समाज के आयोजन के लिए हो, कोई सी भी अगर प्लानिंग बनानी हो तो यहाँ पे लोग जुड़े। गाँव पंचायत से बैठती है ना, उसी तरीके से। ठीक है, फिर अगला करेगी एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग, अच्छा ये बताता हूँ सुनो। ठीक है, अगला मेरे पास है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान घर। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो मेरे पास बड़ा सा एक स्नान घर है उसके बारे में बातें चल रही है। कह रही कि स्नान घर का जलाशय किले में स्थित था। ठीक है, जो स्नान घर है उसका जलाशय कहाँ था भाई, वो किले के अंदर था। कह रहे 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ठीक है, इसके तल तक सीढ़ियां बनी हुई है। फिर कह रहे कि इस सीढ़ियां, कह रहे कि यह सीढ़ियां पक्की ईंटों से बनाई गई है। ठीक, फिर कह रहे कि स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए थे। ठीक है, जो स्नान कुंड है उसके चारों तरफ क्या कमरे बने, और कह रहे कि बरामदा भी बनाए। पता है बरामदा में क्या होते हैं, बरामदे इसको बोलते हैं। ठीक है, बनाए गए। फिर स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ है। ठीक है, उसके पास एक क्या कुआं बना हुआ है जिससे पानी कुंड में आता था। ठीक है, और उसी कुएं से पानी का भाई कुंड के अंदर जाता रहता था, और कुंड के गंदे पानी का निकास एक अन्य दरवाजे से किया हुआ। ठीक है, जो कुंड का गंदा पानी एक तरफ से निकल रहा है और कुएं से पानी आता जा रहा है। ठीक, कुएं का साफ पानी आ रहा है, गंदा पानी निकलता जा रहा है। फिर गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर के बाहर निकल जाता है। ठीक, फिर भाई इसके बाद जो मेरे पास है कह रहे कि स्नान घर की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचने के लिए डावर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसमें सीलन ना आ जाए क्या डावर है, फिर उसमें तारकोल लगा दिया गया था। कह रहे कि पूरे स्नान घर में 6 प्रवेश द्वार होते थे। स्नान घर में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी। ठीक, कुछ कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें कह रहे कि इस स्नान घर के बारे में अमेस्ट मेक कहते हैं कि यह स्नान घर पुरोहित के स्नान के लिए होता है। तो पुरोहित कौन होते हैं, राजा वगैरह होते हैं ना जो। ठीक है, उन सब फिर जो पंडित वगैरह होते हैं इन सब के नहाने के लिए होते हैं। फिर अगला मेरे पास है अन्न भंडार के बारे में। ठीक है, कह रही कि हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में छह पंक्तियां वाले अन्न भंडार बोले। भाई पंक्तियों का मतलब है 6 खाने बना रखे हैं। ठीक है, ऐसे मतलब अन्न भंडार मिले। अन्न भंडार का मतलब है जिसमें अनाज वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, कह रही कि अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर। ठीक है, चौड़ाई प्लस 7 मीटर और 8, देखो मेरे पास कह रही कि जो 18 मीटर और चौड़ाई कितनी है मेरे पास भाई 7 मीटर और लंबाई इसकी मतलब कि 8 गुणे में 17 इतनी थी। ठीक है, तो कह रहे कि इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ठीक है, क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था अन्न भंडार में एकत्रित किया जाता था। ठीक है, मेरे पास अगला है कह रहा हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जल निकासी प्रणाली कैसी थी। ठीक है भाई, सबसे पहला कह रही कि हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी। जो हड़प्पा संस्कृति भाई वो क्या है, नगर के हिसाब से बनी हुई थी। ठीक है, कह रहे इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। भाई जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका जीवन स्तर क्या उच्च था। उच्च का मतलब है भाई वो क्या थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के लोग थे। ठीक है, कह रहे कि घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। ठीक है, कह रहे इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये जो नालियां थी, ठीक है, ये वैसे बातें तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है, फिर इसका प्लास्टर किया जाता है। पता है प्लास्टर क्या होता है, सीमेंट या तारकोल वगैरह लगा रखे उसमें नालियों वाला प्लास्टर होता। कह रहे कि जिससे नालियों का कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम आदि का प्रयोग किया जाता था। समझ गए। फिर भाई कुछ अगली बात है, सुनो भाई मेरे पास अगला है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कह रहे प्रोफेसर रामचरण शर्मा की मान्यता है, मतलब कि मानते हैं कि कंस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व व्यवस्था को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा देश के वासियों ने दिया। ठीक है भाई, कह रहे कि पहले के लोगों ने पहले सफाई पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो हड़प्पा के जो लोग हैं उस पर भाई सफाई पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, अगली बात मेरे पास कह रहे कि बहुतता से मेरे पास कह रहे कि
बहुतहता से पकी ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंट प्रयुक्त की जाती थी। ठीक है भाई सुनो, मेरे पास क्या पहले ना सिर्फ 4 प्रकार की ईंट का प्रयोग किया था। देखो पहले मेरे पास है आयताकार, ठीक, जिसकी लंबाई 4, ठीक है, चौड़ाई 2 और ऊंचाई क्या 1 होती थी। ठीक है, जो अभी की ईंट होती है ना इसी टाइप से मान लो। दूसरा कह रहे कि एल प्रकार की ईंटें, ठीक, मेरे पास क्या भाई एल प्रकार की ईंटें थी। इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया होता ना, एल प्रकार की ईंटें कोने में लगाने के लिए एक एल प्रकार की ईंटें बना रखी होती थी। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना एल बनाते हैं, एल फॉर लोइन वाला एल, ठीक है, इसको कोने में लगाने के लिए उस ईंट को लगा देते थे। ठीक, मेरे पास अगला है नोकदार ईंट। इसका प्रयोग कुएं में किया जाता था। जो नोकदार ईंट है उसको कुएं में इसका यूज करते थे। फिर खैर टी प्रकार की ईंट, इसका प्रयोग सीढ़ियों को बनाने में, मतलब कि सीढ़ियां में किया था। जो सीढ़ी बनाते हैं ना तो मतलब टी प्रकार की ईंट लगाते थे सीढ़ियां बनाने के लिए। फिर हाँ भाई कह रहे कि अलकृत ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा में मिलता है। भाई मेरे पास एक अगला है देखिए अलकृत, ये भी ईंटों का नाम है भाई। इससे बनी हुई फर्श कहाँ मिली है? कालीबंगा, मतलब कालीबंगा में मिली है। मेरे पास अगली बात है, कह रहे ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। ठीक, फिर कह रहे कि यह चिन्हुदड़ो सभ्यता से मिला है। कहाँ से मिला? अभी चिन्हुदड़ो सभ्यता से मिला। ध्यान रख देना, तुम्हारे एमसीक्यू आएंगे इसके। ठीक है, फिर कह रहा हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था? सबसे पहला सामाजिक संगठन बना होता। सामाजिक संगठन बना होने का मतलब है वहां के जो लोग थे ना वो क्या मिलजुल के रहते थे। भोजन की सारी व्यवस्था थी, वस्त्र की व्यवस्था थी, आभूषण और सौंदर्य प्रदर्शन। ठीक है, फिर मनोरंजन का भी वहां पे जो सारा सीन था। फिर प्रौद्योगिकी थी, वहां पे बिजनेस वगैरह थे। मेरे पास अगला मृतक क्रम थे, मतलब कि ना अगर कोई मर जाता है उसके सारे क्रियाक्रम थे। फिर चिकित्सा विज्ञान, मतलब कि ना जो ऑपरेशन वगैरह इसको बोलते हैं चिकित्सा विज्ञान। ठीक, फिर हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन कैसा था? सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? सामाजिक संगठन के बारे में। फिर देखो मैं तो ऊपर बताया ना अभी, देखो जो ऊपर वाला है पहले हमने क्या पढ़ा इसमें? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक संगठन के बारे में, फिर भोजन के बारे में, वस्त्र के बारे में, आभूषण व सौंदर्य के बारे में, फिर मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृतक्रम, चिकित्सा विज्ञान, इन सब के बारे में क्या लाइन से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़े भाई? सामाजिक संगठन क्या था वहां पे। क्या इतिहासकार गर्नर चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया हुआ था। पहला शिक्षित वर्ग, योद्धा वर्ग, इसको सैनिक वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, व्यापारिक व दक्षताकार, मेरे पास लास्ट में है श्रमिक एवं कृषक। ठीक है, ये सारे थे। तो पहला मेरे पास कह रहे कि पुरोहित। ठीक है, शिक्षक वर्ग में कौन थे? पुरोहित थे, चिकित्सा थे, जादूगर, ज्योतिषी। सैनिक में इसकी पुष्टि दुर्ग में उपस्थिति के अवशेष से मिलते हैं। ठीक, इसमें वो सारी बातें लिखी है कि भाई इसमें किन किन को ले रखा है। व्यापारी में बुनकर को, कुमार को, स्वर्णकार को, जो सोने का काम करते हैं। ठीक है, अगला श्रमिक एवं कृषक, टोकरी बनाने वाले, मछली मारने वाले। अगला भाई हड़प्पा सभ्यता में भोजन कौन कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां व मांसा, मतलब कि मांसाहारी, मतलब मांस वगैरह भी था। फिर कह रहे अच्छा मांसा में था, कछुआ था, घड़ियाल, भेड़, बकरी, ठीक है, सुअर, मछली, इन सब का मांस वगैरह था। ठीक, और अगर बात करते कह रहे इस काल में विचित्र खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि फलों का चित्रण भी किया जाता है। कह रहे कि वह इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में करते थे। ठीक है भाई, उसके बाद कह रहे कि इस प्रकार हड़प्पा वासी मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। ठीक है, वो मांसाहारी भी थे और क्या शाकाहारी भी थे, बोल सकते हैं वो सब सर्वाहारी थे, मांस भी खाते थे। ठीक है, और जो है ना मतलब फल सब्जी वगैरह ये सब भी खाते थे। सुनो मैं बस कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र की बात करते हैं। ठीक, तो मैं तुम्हें पहले इसके बारे में बता दिया, फिर वस्त्र के बारे में करते हैं। कह रहे कि वह विभिन्न मतलब कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। कह रहे महिला और पुरुष के वस्त्रों में विभिन्नता पाई जाती थी। ठीक, वहां पे महिला के कपड़े और जो पुरुष के कपड़े दोनों में क्या है अंतर था कि भाई महिला के कपड़े कैसे और पुरुष के कपड़े कैसे कैसे, इन बातों में अंतर था। फिर बस कह रहे कि पुरुषों में धोती, पगड़ी, ठीक है, दस्तार, इसको कुर्ता बोलते हैं। ठीक, महिलाओं में मतलब कि घाघरा में साड़ी पहनती थी। ठीक है, फिर भाई कह रहे कि चुनुदड़ों से प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिली है। भाई चुनुदड़ों में एक ना, हाँ देखो कह रहे कि चुनुदड़ों में एक हमारे पास मूर्ति है, उसमें क्या है पगड़ी मिली थी। ठीक, फिर
अब मेरे पास अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य मतलब कि पारसाधन, वहां पे ना आभूषण वगैरह कैसे कैसे थे, कह रहे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, ठीक। वह दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन में सामग्री का प्रयोग करते, मतलब अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते थे। सबसे पहला कह रहे कि अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियां, फिर बाजूबंद, पता है बाजूबंद क्या होता है, यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, बाजूबंद। और फिर जाके हार के बारे में बताइए, ठीक। और धनी लोग हाथ में सोने जैसी कीमती धातु के आभूषण पहनते थे, ठीक है, जो लोग थे क्या हाथ में मतलब कि सोने की चीजें पहनते थे। फिर क्या, जबकि सामान्य लोग तांबा, और जो सामान्य लोग थे, देखो अमीर लोग पहनते थे सोना, सामान्य लोग तांबा, कांसा और हड्डी के बने आभूषण पहनते थे, ठीक है, हड्डी के बने लोग पहनते हैं। आजकल के लोग क्या है कि चमड़े के जूते पहनते हैं, मैंने पहन रखे खुद लेदर शूज, ठीक है, तो क्या चमड़े के ही है, ठीक है, ये होते हैं ऐसा लोग पहनते हैं। अब भाई देखो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन कैसा था, मछली पकड़ना, शिकार करना उनका प्रेम मनोरंजन था, जानवरों की दौड़, फिर जो कह रहे झुनझुने, फिर सीटियां तथा शतरंज के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे, इनको याद कर लेना, ठीक। फिर अगला कह रहे इसके अलावा भाई और क्या काम करते थे वो, इसके अलावा पत्थर तथा सीप से गोलियां से खेलते थे, खुदाई में पशुओं की कह रहा मूर्ति, और कह रहे बैलगाड़ियों और 2 पहिए वाले तांबे का रथ मिला, ये सारी चीजें मिली है। फिर नृत्य गान की मूर्ति भी मिली है, पता ना नाच करती हुई, डांस करती हुई जो मूर्ति होती है वो, कि जिसमें पता चलता है कि हड़प्पा वासी भी नाच गान करते थे, तो वो सब ना डांस वगैरह करके भी क्या आराम से मतलब अपने आप को मनोरंजन अपना करते थे, ठीक है। फिर भाई अगला मेरे पास है मेरे पास अगला है जिसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। कह रहे कि वे धातु क्रम का निर्माण करते थे, आयसकों से धातु अलग करते थे, ठीक है, मतलब कि ना सब जो जहां मिक्सर था ना उसको अलग करते थे। फिर मिश्रित धातु का भी निर्माण करते थे, मिश्रित धातु सब सारे धातु मिला मिला के एक कोई सा धातु, मतलब कि लोहे की चीजें वगैरह बनाते। कह रहे कि तांबे में चांदी व टीन मिलाकर कांसा बना देते थे, तांबा है, ठीक है, उसमें चांदी मिलाया और टीन मिलाया, ठीक, इनको मिला के कांसा बना दिया, ठीक। फिर अगला आवश्यक की आपूर्ति राजस्थान प्रांत की खेड़ी, मतलब कि जिसको झुंझुनू बोलते हैं, वह बिहार प्रांत से हजारीबाग से करते थे, ठीक। तो जो आयसक है ना, आयसक एक ना पदार्थ है, ठीक, आयसक में पास एक पदार्थ है, इसको कहाँ से मंगाते थे, पहले में राजस्थान में खेड़ी है, ठीक है, वहां से, और अगला मेरे पास क्या है बिहार में, मतलब कि हजारीबाग से, यहाँ से। मेरे पास अगला भाई कह रहे कि चकमक पत्थर के बाट व नाली, हाँ भाई कह रहे कि नाली का, हाँ भाई एक मिनट, नाली काकार, ये भी नाम है, ठीक है, बम बनाते थे। फिर मेरे पास अगली बात चल रही है भाई कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक क्रम, मतलब कि मेरे पास यहाँ पे कह रहे कि अंत्येष्टि क्रिया कैसे थी। कह रहे कि हड़प्पा कालीन नगरों, मोहनजोदड़ो, फिर मेरे पास अगला बनावली, हड़प्पा, कालीबंगा आदि में शमशान के अवशेष मिले, ठीक है भाई। देखो पहले भी शमशान घाट थे, लोगों को जलाया जाता था, ठीक है। फिर मेरे पास अगला है सर जॉन मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया है। पहले पास है पूर्ण समाधिकरण, जिसको मतलब कि समाधान बोलते हैं। मेरे पास अगला है आंशिक समाधिकरण, जिसको भी समाधान बोलते हैं। और फिर मेरे पास अगला मतलब कि धाक्रम, कलेश समाधान, ठीक है। 3 चीजें होती है, पहले मतलब कि जो पता ना जैसे अभी जो मरने के बाद जो करते हैं वही सेम चीज है। फिर हम बात करते हैं पास क्या कि पूर्व समाधान क्या होता है। कह रहे हैं शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था, ठीक। अब सुनो इसके कुछ बातें। पहला कह रहे कि हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया, ठीक है, और सबको दाबूत में रखा। पता है दाबूत क्या होते हैं, लकड़ी के जो बने होते हैं, ठीक है, कब्र जिसे बोलते हैं। कह रहे इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है, ठीक है, मतलब ना जहां की कब्र बनी हुई ना वहां से पता लगे भाई वहां की कब्र लाके यहाँ दफनाई गई है। देखो उसमें ऐसा बता रखा है कि ना हमारे पास 2 चीज, जैसे दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण, तक की दक्षिण की उत्तर में, उत्तर की दक्षिण में, इस तरीके से दफनाते थे। फिर मेरे पास आगे कहेगी लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है, ठीक। फिर तथा सब करवट के रूप में होते हैं, मतलब करवट के रूप में मतलब पलट होता है ना, करवट के रूप में पलट के ऐसे मिले, मतलब कि उल्टी वो मिली हमें। फिर अगला मेरे पास कह रहा है भाई कि लोथल से ही
युगम सब मतलब कि बोलते हैं स्त्री और पुरुष मिलाए। फिर इसका पता चलता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। सती के पता पता क्या होता है? पति मर गया पत्नी को मिटा दो, पति मरा पत्नी साथ में, ठीक है। फिर क्या सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है, जिसको R37 की संज्ञा दी गई। ध्यान रख के चलना, सबसे बड़ा कब्रिस्तान का नाम था ये। फिर हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है, इसे भी याद रख के चलना है भाई। अगली बात करते हैं कि आंशिक समाधान क्या होता है। मतलब कि शव व पशु पंछियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों का दफना देना। ठीक, कोई मर गया उसे छोड़ दिया, पशु पंछी आए, मतलब जो पंछी वगैरह चीलबिल जितना खाना था खा लिया, उनका पेट भर गया, बाकी बचे हुए को दफना दिया। ठीक है। फिर व्यवस्था अगला है कलेश सावधान, जिसको दाहकर्म बोलते हैं। कि दाह के पश्चात बचे हुए मतलब कि जलाने के बाद ना बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूसा मतलब कि बर्तन में रखकर दफना देना। ठीक है। फिर अगला मेरे पास है भाई हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान। हड़प्पा सभ्यता में ऑपरेशन वगैरह कैसे थे? जड़ी बूटी, फल, वृक्ष के पत्ते, पेड़ के पत्ते, ठीक, विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल मतलब कि ना जो पेड़ है उनके फूल, फिर रस का सेवन इन सब से होता था। फिर हिरणों के सिंग से चूर्ण बनाया जाता था। फिर समुद्र के फेन मतलब कि झाग से भी औषधियां बनाई जाती थी। फिर शिलाजीत भी पाई जाती थी। ठीक है, उस टाइम भी हमारे पास क्या भाई शिलाजीत वगैरह थे। अगली बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन, लोगों का जीने का साधन क्या था, वहां पे पैसे वगैरह का क्या मामला था। सबसे पहला कृषि, वो खेती करते थे, पशुपालन करते थे, बिजनेस करते थे, कुटीर उद्योग मतलब कि छोटे मोटे बिजनेस चलाते थे, देखिए माप तौल के बाट, ठीक, माप तौल वाला काम करते थे। अगला कृषि की बात करते हैं भाई, कृषि में मेरे पास क्या था, अब सबके बारे में पढ़ रही है। पहले कृषि में क्या है, पशुपालन में क्या है, व्यापार में क्या है, कुटीर उद्योग, माप तौल के बाट, इन सब में क्या क्या चीजें। पहला जो था गेहूं, मटर, ठीक, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों, फिर क्या है सरसों ऐसी फसलें उगाई जाती थी। इनका उत्पादन फावड़े से तो हमें करेगी फावड़े से तो नहीं मिला, लेकिन हल के अवशेष कालीबंगन से मिले। ठीक है, पहले फावड़ा नहीं मिलता लेकिन हल जो है मिला है पहले। कह रहे कि फसल का पासड़ के काटने के लिए हंसी का प्रयोग करते। भाई हंसिया ना एक ऐसा कुछ बना होता है मतलब कि ना, और तुम समझ देखा होगा, हंसे देखा है तुम्हारा, वरना बुक वगैरह में चेक कर लें। ठीक है, ऐसा कुछ होता है काटने वाला, तो ऐसे करके ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जिसको दराती रहती जो तुम्हारे गाँव में बोलते हैं। फिर अगला मेरे पास है अनाज को धोने के लिए दो पहियों वाली, अच्छा धोने के लिए दो पहियों वाली गाड़ी का प्रयोग किया था। फिर कह बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था। जो सिंधु सभ्यता है उसका जो सबसे मेन पशु क्या था, वो बैल था। ठीक, फिर अगली बात करते हैं पशुपालन। इसमें भाई बकरी, हाँ वगैरह, बकरी भेड़ सुअर फिर भैंस बैल पालते थे। कह रहा बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु थे। ठीक है, सांड को क्या है सबसे ज्यादा पाला जाता था। कह रहा इसके अतिरिक्त हाथी, कह रहे कि हाथी और पाले जाते थे, किंतु घोड़े से वो परिचित नहीं थे, उन्हें घोड़े के बारे में पता नहीं था। ठीक है, वो समझते घोड़ा होता क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं था, बस उन्हें पता था हाथी होता है। फिर वे कुत्तों और बिल्लियों को पालते थे, साथ ही तोता, मयूर मूंगे, भालू, चीता, खरगोश, बतख, हिरण आदि उनकी मूर्तियों को चित्र में अंकित है। ठीक है, पर वो कह रहे कि पर अवशेष नहीं है। चित्र में बना तो रखा है, हाथी शेर सबके बारे में बना रखा है, लेकिन उनको बताए रखे उनको पालते थे या नहीं पालते थे। ठीक है, अगली बात करते हैं व्यापार के बारे में। भाई उनका व्यापार क्या क्या था, करके हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। फिर पहले लोग ना व्यापार बहुत करते थे। ठीक है, दूसरा नाप के लिए शीशों की पटरी का प्रयोग करते थे। अगर नापना तो शीशे की पटरी थी, उसको नापते, अच्छा इतना है ये इतना है, तो ऐसे मतलब कि किसी भी चीज को नापने के लिए कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है। फिर चूर्णदड़ों में उत्खनन से प्राप्त पत्थर के 1 वाट का प्रयोग कारखाना मिला है। ठीक है, वाट का मतलब कि ना पत्थरों के जो वाट होते हैं उन सबका एक कारखाना मिला पूरा, कि कौन कौन सा वाट के मतलब वजन के लिए। ठीक, फिर कह रहे कि भाई हाँ समाज में अनेक व्यापारी वर्ग के रहते थे, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बिजनेसमैन वहां पे रहा करते थे। ठीक है, कह रहे जिसका कार्य केवल व्यापार व व्यवसाय से होता था। इसमें कुमार, बढ़ई, सुनार, पता है ना कुमार को होता है, कुमार वही मटके वगैरह वाले। ठीक है, बढ़ई लकड़ी काम करने, सुनार में वगैरह सोना काम करने वाले। ठीक, अगला मेरे पास कह रहे कि भाई आर्थिक व्यापार से अतिरिक्त, ठीक, इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध थे। ये बात समझ आ गई। भाई तुम्हें कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ लेना। कुटीर उद्योग कुछ भी नहीं होता, जो मूर्ति खिलौने वगैरह बनाते हैं ना वो।
ठीक है। माप तौल के बारे में देख लेना, उसमें बस एक बात ध्यान चला, 370 ग्राम था और सबसे छोटा मेरे सबसे जो बड़ा वाट था ना वो 375 ग्राम का था और सबसे छोटा मेरा उसका 0.87 ग्राम का। इतनी बात तुम्हें याद रख के चलनी है। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन की बात करते हैं, ठीक है। वहां पे देवी वगैरह कैसी थी? पहला कह रहे कि मात्र देवी की उपासना होती थी, देवी की पूजा, शिव या परम पुरुष की आराधना होती थी, ठीक। वृक्ष और पशु पूजा, लिंग पूजा। हाँ भाई, हम पहले बात करते हैं कि पहला मेरे पास है कि मात्र देवी की पूजा या उपासना वैधानिक चलना, इसमें सिर्फ ना उस टाइम देवी वगैरह की पूजा करते थे, ठीक है। फिर अगले पे आओ, उसके कह रहे कि शिव या परम पुरुष की उपासना, भाई जो शिव जी थे ना सिर्फ उनकी उपासना होती थी, वृक्ष और पशु पूजा इन सबके, ठीक है। लिंग की पूजा की जाती थी, मतलब एक ना पत्थर के रूप में था वो लिंग, उसकी पूजा। फिर मैं अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीति जीवन कैसा था? कह रहा है कि यहाँ पर राजनीति जीवन में राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम थी, मतलब कि कौन राजा बनेगा, सरदार बनेगा, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। फिर कह रहे इतिहासकार हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी व राजतंत्रात्मक नहीं थी। देखो वहां पे ना लोकतंत्र चलता था। लोकतंत्र का मतलब है लोगों ने मिलकर जिसको सरदार मान लिया वही सरदार है और कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। फिर कह रहे इतिहासकार व्हीलर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहित व धर्मगुरु के हाथों में थी, मतलब कि ना जो पुरोहितों ने बोल दिया, ठीक है, वही सारी बातें मान लेते थे, उसके आगे कोई कुछ करता ही नहीं था, ठीक। इससे निकालो। अगले मेरे पास है हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास। भाई पहले मेरे पास मूर्ति कला थी, धातु कला, वस्त्र निर्माण कला, चित्रकला, पात्र मतलब बर्तन होता है, ठीक है। फिर मेरे पास अगला है नृत्य तथा संगीत कला, फिर मुद्रा कला। फिर मेरे पास अगला है भाई, इसको बोलते हैं ताम्र निर्माण कला, ताम्रपत्र वगैरह होता है ना, ताम्रपत्र वगैरह होते हैं, उन सबके निर्माण की कला है। फिर भाई अपना सबके बारे में देखो लिखा हुआ, पहले मूर्ति कला के बारे में देख लेना कि मूर्ति कला में क्या क्या चीजें आती है, धातु कला में क्या चीजें आती है, और वस्त्र में क्या क्या आते हैं, वो सूती, ऊनी, रेशम, इन सब के वस्त्र वगैरह पहना करते थे, ठीक है। फिर अगला भाई चित्रकला के बारे में पता है, ये पात्र में देख लेना मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, ठीक है। जो है ना पात्र निर्माण कला, इसमें क्या है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, ये सारे बनाए जाते थे, समझ रहे हो। फिर मेरे पास नृत्य तथा संगीत कला, भाई उसमें सबको वहां पे ढोलक वगैरह बनाने, ठीक है, उनको नाच वगैरह क्या आता था उन्हें। फिर मेरे पास अगला है मुद्रा कला। भाई मुद्रा कला में क्या है, इसमें मोहरे वगैरह बनाते थे, मोहरे वगैरह वो खुद अपने हाथों से बना लेते थे, ठीक है। ताम्रपत्र निर्माण कला, ठीक है, इसमें बस भाई ताम्रपत्र, इसमें कैसे बनाते हैं, कह रहे कि उत्खनन के अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हैं जो वर्गाकार या आयताकार होते हैं, इनमें पशु व मनुष्य के चित्र मिले, ठीक है। ताम्रपत्र में क्या है, पशु के चित्र बना दिए, मनुष्य के चित्र बना दिए, इस तरीके से। कह रहे पशु में कह रहे कि बैल, भैंसा, गेंडा, सांड, हाथी, शेर आदि इन सब के चित्र मिले हुए हैं ताम्रपत्र के अंदर, ठीक है। फिर लेखन कला के बारे में भाई वो अलग अलग जो भी ना चित्र, मतलब चित्र वगैरह लिखते थे या अपने बारे में जो बातें बतानी है वो सारी बातें बताते थे, ठीक। फिर निर्वाह के तरीके, भाई वहां पे लोग जीते कैसे थे, कृषि, शिल्पकला और व्यापार। सबसे पहला गुजरात के बाजरे के दाने मिले हैं, ठीक है, चावल के दाने कम मिले। वहां पे क्या भाई बाजरे के दाने क्या मिले हैं ज्यादातर और चावल के दाने बहुत ज्यादा कम मिले हैं। फिर मतलब कि बनावली, हरियाणा, मिट्टी के हल्के खिलौने मिले हैं, ठीक। फिर भाई मेरे पास अब जो इसे निकाल लो मृदभाण के बारे में, एक मिनट को रुक जाओ। निर्वाह के तरीके के ना आगे जो अगला पेज है उसे निकालो। कह रहा है कालीबंगा नामक सभ्यता से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो कालीबंगा है, ठीक है। कालीबंगा में क्या हुआ है भाई, तुम्हारे पास विलासिता की खोज के ऊपर है, विलासिता की खोज के ऊपर, जिसके पास नोट्स है मिला, विलासिता की खोज है तुम्हारे पास, उसमें देख लो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इधर विलासिता की खोज, ये रहा, ठीक है। तुम्हें कह रहा है कि कालीबंगा नामक सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य मतलब सबूत मिले हैं। इस खेत में हल रेखाओं के द्वारा एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए दिखाया गया। भाई इसमें हल वगैरह दिखा रखे, हल वगैरह कैसे मतलब कि दिखा रखे हैं।
इससे यह पता चलता है कि एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि उस टाइम क्या है, दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती थी। फिर कह रहे अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में निर्मित है। बताइए ना, जो हड़प्पा स्थल है वो ऐसी जगह पे थे जहां पे ज्यादा पानी था ही नहीं। ठीक, आधा पानी था आधा पानी नहीं है। ठीक, इस तरीके से था। फिर कह रहे जहां के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी और वहां पे पानी था नहीं तो उनको सिंचाई की जरूरत पड़ती थी। ध्यान रखकर चलना, कोई सा भी ऐसा खेत जो नदी के साइड में ना, उसको कभी भी सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसे निकालो। अगला मेरे पास है विलासिता की खोज है। इसको बोलते हैं फायंस। इसको घिसी हुई रेत अथवा बालू रंग, अगर बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। ठीक है, बासमती किसे बोलते हैं? अगर फायंस बोला ना तो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिला के एक ना इसको पका दिया। ठीक, मतलब मजबूत बना दिया, उसे बोला गया। कह रहे कि फायंस के छोटे पात्र संभावित कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। ये कीमती थे क्योंकि भाई इनको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर मेरे पास अगला है, इसे निकालो, मोहरों का आदान प्रदान। कह रहे कि सिंधु सभ्यता में मोहरे और सुमेर, क्रिस, उम्मा, भाई तेलु, आसमर, बहरीन आदि से, मतलब आदि से मिले। इन सब जगह से क्या है, उन्हें मोहरे वगैरह मिले। इन्हें याद रखना कि उन्हें कहाँ से मिले। ठीक है भाई, मृद भांड के बारे में पढ़ लेना। मृद भांड तुम्हारे मिट्टी के बने हुए बर्तन है। कलात्मक अवशेष, ठीक, इसके बारे में बता दो कि भाई उन्हें क्या क्या चीज ऐसी है जो उनकी कला पर निर्भर करती थी। मेरे पास पहला है, कह रहे कि हड़प्पा से प्राप्त काले पत्थर से निर्मित नर्तक की मूर्तियां। ठीक है, इसको नटराज नर्तक की मूर्ति बोल। नटराज की मूर्ति देखी है? ठीक है, पीछे चक्र सा होता है, बहुत सारे से हाथ दिखा रखे होते हैं। फिर हड़प्पा से भी प्राप्त सिहाविनी मानव की मूर्ति मिली है। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिराविनी मानव मूर्ति। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नृत्य की मूर्ति। भाई हड़प्पा लिपि की विशेषता थी कि यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। इसके तुम्हारे 3 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा सभ्यता जो वहां की लिपि की विशेषता लिखो। पहली बात भाई तुम्हारे पास क्या है वो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। यह लिपि चित्रात्मक लिपि थी। भाई चित्र बना बना के लिखते थे इसको। ठीक, कह रहे कि यह लिपि 375 400 चिन्ह, मतलब 375 से लेके 400 चिन्ह थे। जैसे हमारे पास आज से क्या होता है ना, ठीक, उसी प्रकार से हमारे पास वो भी था। अब इसे निकाल लो, हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला। हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला कैसी थी? सबसे पहला कह रहे कि शिल्प का भाई सुनो, शिल्प कार्य का अर्थ होता है शिल्प से जुड़ा कुछ कार्य करना, पत्थर से जुड़ा कुछ कार्य करना। पहला मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मोहरे बनाना, बाट बनाना। ठीक, फिर कह रहे कि चुन्होदड़ा ऐसी जगह थी जहां के लोग लगभग पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन का कार्य करते थे। चुन्होदड़ा में क्या है भाई, ज्यादातर कार्य कौन सा था? शिल्प उत्पादन का। फिर चुन्होदड़ा में कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे पता लगाया जाता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। चुन्होदड़ा में क्या है, सबसे ज्यादा शिल्प का उत्पादन किया जाता था। फिर हड़प्पाई मोहरे काफी मात्रा में पाई गई। जो हड़प्पा के मोहरे बहुत सारे पाए गए वहां पे। ठीक है, फिर अगला मेरे पास है कि हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। ठीक, हड़प्पा के जितने लोग थे वो क्या, कांसा एक हमारे पास, जैसे लोहा पीतल तांबा है ना, वैसे कांसा भी मेरे पास एक पदार्थ होता है। ठीक है, फिर कह रहे कि कांसा, तांबा और टीन को मिलाकर बनाई गई एक मिश्र धातु है। कांसा कैसा बनता है? तांबा, टीन, वैसे चांदी भी होती है इसमें। ठीक है, याद रख के चलना। मेरे पास अगला है, हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे। ठीक है, इनको पढ़ लेना हल्का सा, इससे तुम्हारे 3 मार्क्स पक्का आ जाते हैं इस पे। भाई कनिंघम के बारे में हल्का सा पढ़ना है, चलो बता रहा हूं। फिर भी कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल था। जो कनिंघम है वो क्या भाई, सुनो, जो मेरे पास कनिंघम है वो क्या है, भारत के तत्व का सबसे मतलब कि पहला व्यक्ति था। फिर मेरे पास अगला है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। मतलब कि ये इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, इसको भारत में जो भी हिस्ट्री वगैरह खोज की ना, इसको सबसे पहला व्यक्ति माना गया। अगला इसे निकालो भाई, कनिंघम का भ्रम क्या था। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लो। कह रहा कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण पर लेखन तथा अनुवाद भी किया। उसने क्या किया, जो चीज मिलती थी ना उसके बारे में लिखता गया। ठीक, फिर हड़प्पा वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और कनिंघम तक
पहुंचे भी, भाई वो कभी कभी वस्तु मिली कनिंघम तक पहुंच भी गई। ठीक है, यार एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई में पाई गई एक मुद्रा दी, मतलब मुहर दी, अंग्रेज ने उसको एक मुहर दी थी। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मुहर दिखाई तो कनिंघम यह नहीं समझ पाया कि वह मुहर कितनी पुरानी थी। ठीक है, अगली बात, फिर बस करेगी कनिंघम ने उस मुहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उसे जानकारी थी। ठीक है, कनिंघम को जितनी मुद्रा मिलती, ठीक है, कनिंघम को जितनी मुद्रा मिलती ना भाई, वो सबके बारे में क्या बोलता है, ये इस काल से है, ये इस काल से है, ये इस काल से है। ठीक है, उसकी बात करें कि वे उसके महत्व को समझ नहीं पाए कि वह मुहर कितनी प्राचीन थी। भाई वो ये बात नहीं समझ पाए कि वो जो मुहर है ना कितनी ज्यादा पुरानी थी। ठीक है, अगली बात करें कनिंघम ने यह सोचा कि मुहर भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी के पनपे पहले शहरों से संबंधित है। भाई उसने क्या बोला कि जो मतलब हमारे पास ये है जो मुहर वगैरह मिली है, ठीक है, वो कहाँ से है, जो गंगा घाटी ना वहां पे पाए गए मेरे पास। भाई इस टॉपिक को निकालो, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण सबसे पहला वहां का जलवायु परिवर्तन हो गया था, वहां का जो वातावरण है उसमें परिवर्तन आया था, प्राकृतिक आपदा आ गई थी, भूकंप आ गए थे। ठीक है, फिर अकाल पड़ गया, महामारी आ गई थी, बाहरी आक्रमण मतलब कि ना आर्य जाति के जो लोग थे ना उन सब ने आक्रमण कर दिया था। फिर वनों की कटाई होना शुरू हो गई थी, नदी सूखनी शुरू हो गई थी, नदियों का मार्ग बदल जाना, नदी ने अपना मार्ग बदल लिया था, फिर लोगों ने बदला था, फिर बाढ़ों का आ जाना। बात समझ आ गई? भाई तुम्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बातें और लिखी है नोट करके, कह रहे कि पिंगट एवं व्हीलर आर्य जाति के आक्रमण ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। सुनो भाई, ऋग्वेद में इसके बारे में बता रखा है, ठीक है, कि आर्य द्वारा हरियूसियों को नष्ट करने का उल्लेख है, ऋग्वेद में लिखा गया। ठीक है, इसमें कुछ बातें मेरे पास है, कह रहे वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हरियूसी का आता है। सुनो, वैदिक साहित्य उसमें हड़प्पा को क्या बोला गया है, हरियूसिया कहा गया। फिर सर जॉन मार्शल, फिर अनेस्ट मिर्क, SR राव ने इनके अनुसार नदियों में आने वाली बाढ़ का अनुमान लगाया। ठीक है, जो नदी में जो भी बाढ़ वगैरह है ना इन सबका अनुमान लगा है। फिर वैसे अलमानंद घोष, DP अग्रवाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? देखो तुम्हें जितनी बातें बता दी ना, इस वीडियो को तुम्हें कम से कम हर महीने में या फिर हर हफ्ते में एक बार देख लेनी, भले तुम इसको स्पीड बढ़ाओ, ठीक, कैसे भी तुम्हें पूरा याद करना है तो। ठीक है, जो टॉपिक मैंने बोले पढ़ने का उसको खुद ब खुद पढ़ लेना, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। इसके बाद ना जब तुम इसे 2 से 3 बार देख लोगे फिर तुम्हारी इसके जस्ट जो अगला संडे आएगा तुम्हारी उसकी अगली जो चैप्टर है ना उसकी रिकॉर्डिंग बन जाएगी। ठीक है, ये सारा तुम्हें पहले आना चाहिए और याद भी होना चाहिए, टेस्ट की तैयारी करो उसकी।